देखिएगा एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं। सेट 5 कोड नंबर है बीबी और 2023। इसमें क्या है कि ये हम लोगों का पांचवा सेट है। इसमें प्रश्न नंबर जो आपको वन का जो का दे रखे हैं, बढ़िया दे रखे हैं, जो ध्यान देंगे। यदि एफ रेशियो अरे एफ कॉलम यक्स टू वाई एक आच्छादक फलन है, यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। देखिएगा, पहले वाले को प्रांत बोलते हैं और वाई वाले को परिसर बोलते हैं। प्रांत बोलते हैं एक्स को और परिसर बोलते हैं वाई को। तो हमसे पूछता है यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। बताओ, तो परिसर का मतलब क्या होगा? वाई तो सही होगा। प्रांत बोलते हैं एक्स को और परिसर बोलते हैं वाई को। तो हम लोगों का ऑप्शन जो होगा वो तीसरा सही होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वाई, क्योंकि हमसे परिसर पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 का था। अब देखिएगा, टेन इनवर्स रूट में 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान होगा। इसे कैसे हल करें? तो देखो, इसका हम क्या करते हैं, आपको कैलकुलेशन बताते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, टेन इनवर्स रूट में 3 माइनस का सेक इनवर्स। मैं इसको पूरा हल करके दिखाता हूं। सेक इनवर्स माइनस का 2। सर ने एक बात बताई थी, आज फिर एक बार बता देते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, चाहे उसमें मुख्य मान कहे या फिर केवल आपसे मान कहे, तो आपको क्या करना है, साइन हो गया, ठीक है, टेन हो गया। साइन और टेन का जो अपोजिट होता है वो, ठीक है, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, अगर ये आ जाते हैं और अगर इनके कोण प्लस में हो या माइनस में हो, तो आपको सदैव क्या करना है, 90 से कम मान लेना है। अगर कास आ जाए या सेक आ जाए, अगर इनके कोण माइनस में है, तो आपको क्या करना होगा, 90 से बड़ा लेना होगा। ये बातें हम 2-3 बार बता चुके हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। तो सुनिएगा, सभी का अलग अलग मेथड है लगाने का। यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब बताओ, टेन ही में रूट 3 कितने का मान होता है? टेन ही में रूट 3 जो होता है वो आपका 60 का मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स। अब बताओ, इसका कोण काहे में है, माइनस में है, तो हमको क्या करना होगा, 90 से बड़ा मान लेना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक 120। कास 120 का मान होता है माइनस का 1/2 और सेक 120 का मान होता है माइनस का 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 120। अब सुनिए, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे केवल क्या होगा, 60। यहाँ पे केवल हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम केवल 60 लिख देंगे। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120। 120 में से आप 60 घटा दो, तो आपका क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पे 60 बचेगा। इसके गुणे में हम लोग क्या करेंगे, पाई बटा 180 लिख देंगे। अब काट देंगे, 60 एकम 60, 60 तिरिक 180। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा पाई बाई 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। सब बच्चे तुरंत करें। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे आपको गा दे रखे हैं। हमसे कहते हैं यदि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के क्या है बेटा, बराबर है। हमसे कहते हैं यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पता कैसे करेंगे, सुनिए, 2x माइनस का y, यहाँ पे x प्लस 2y और यहाँ पे क्या है 3 बराबर 1 2 3 3 लिख देंगे। अब सुनिएगा, ये पहला जो अवयव है इसके बराबर होगा, दोनों और तुलना कर लेंगे। इसकी तुलना इससे करोगे कोई फायदा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अवयव इसके बराबर लिख लेंगे। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 1। आप इसको लिखोगे x प्लस 2y और बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, इसको समीकरण नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको पता ही है, इसको बेटा विलोपन विधि से लगाएंगे। विलोपन विधि क्या होता है, या तो आपका यक्स यक्स बराबर हो या तो वाई वाई बराबर हो। तो अगर हम इसमें 2 से अगर गुणा कर देते हैं, तो ये आपका क्या बनेगा, 2 दूनी 4x बनेगा, ये आपका 2y बनेगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 और इसको क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 3 कह देंगे। अब यहाँ पे हम इन 2 समीकरणों को हल करके x और y का मान ला सकते हैं। जैसे कि 2y प्लस में 2y माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
4x और 1x आपका बनता है 5x, 3 और 2 आपका बनता है 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको y का मान चाहिए, तो y का मान लाने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी है 2x माइनस वाई और बराबर क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पे x का मान 1 दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 एक कम 2 माइनस वाई बराबर 1। 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, माइनस माइनस काट दोगे तो y बराबर 1। हमको इसमें क्या करना था, x और y का मान निकालना था। अगर हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर राइट है कि आंसर राइट नहीं है। तो आप क्या करो, चेक करने के लिए x का मान यहाँ पे रखो इस वाली मैट्रिक्स में। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर आती है तो कह सकते हैं कि मेरा आंसर राइट है। तो देखो x का मान 1 होगा, y के स्थान पे 1 रखोगे तो 2 एक कम 2 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे रखोगे x के स्थान पे 1, यहाँ पे y के स्थान पे 1, तो 2 एक कम कितना 3। तो इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रही है, x और y का आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग करें। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का घात इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान होगा। यहाँ पे फार्मूला दे रखा है और फार्मूले का पूछ रहा है कि इसका होगा क्या। तो हमने क्या बताया, इसका याद रखिएगा 1/2 लॉग मॉड में x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस का सी। फिर प्रश्न नंबर 1 का अंगा है अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y की प्रकृति होगी। बेटा प्रकृति का मतलब ये होता है कि देखो पहली चीज तो ये अवकल समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पे x के ऊपर एक घात है, y के ऊपर एक घात है, x के ऊपर एक घात है, y के ऊपर एक घात है। जब कोई घात नहीं होती है तो 1 वहां पे मान लिया जाता है। समघाती का मतलब अंश में भी घात वही है, हर में भी घात वही है, इसको बोलते हैं समघाती है। ऐसा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन में ही था, चैप्टर 9 के अंतर्गत जब हम आपको अवकल समीकरण करवा रहे थे तो उसी में था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समघातीय और घात एक, यानी कि इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। समघातीय का मतलब एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे, और घात एक ही है तो समघाती और घात एक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन f कॉलम 2 3 4 से 2 3 4 आच्छादक है। तो ये बेटा यहाँ पे परिमित समुच्चय आपको दे रखा है, आपको तीर आरेख से आपको समझा देना है। कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लमसम आपका एक एक नंबर में आए हुए हैं। तीर आरेख से कैसे बनाते हैं, देखो दो गोले बना लो, ठीक है, ये आपको फंक्शन दे रखा है, ऊपर फंक्शन राइट कर दो, तो ये वाले आपके प्रांत होते हैं, वो वाले आपके परिसर होते हैं, पता ही है। तो 2 3 4 2 3 4, तो एक ही आच्छादक का मतलब ये होता है कि इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, यानी 2 का प्रतिबिंब क्या होगा 2 में, और 3 का क्या होगा, चित्र 3 में दिख रहा है, 4 का 4 में दिख रहा है, यानी 1 का 1 से हो रहा है। बोलो 1 का 1 से, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब, 2 का जो पहले वाला प्रतिबिंब क्या 2 मिल रहा है, 3 का भी 3 मिल रहा है, 4 का 4 मिल रहा है, अतः एफ समुच्चय 2 3 4 से 2 3 4 में क्या है, एक ही आच्छादक फलक है। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सही बात है। जो ये दिया है वही हो सकता है, वही मैंने प्रूव किया है। सब लोग करें फटाक से। देखो हम लगवाते हैं इसको। हमसे कहता है यदि a बराबर आपको आव्यूह दे रखा है और फिर आपको a प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सुनिए बेटा सुनिए, a बराबर आपको दे रखे थे कॉस अल्फा, बहुत आसान सवाल है, और माइनस का साइन अल्फा, और ये आपका हो गया कॉस अल्फा। बताओ a की सहायता से पहले हम a डैश निकालेंगे। बताओ a डैश का मतलब होता है परिवृत आव्यूह, तो परिवृत का मतलब होता है स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्तंभ को पंक्ति में कर रहा हूँ। देखो ऐसे मैंने ऐसे कर दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, और फिर क्या लिख देंगे कॉस अल्फा, ये आपका a डैश आ गया। फिर हमसे कहते हैं a प्लस ए डैश बराबर, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। a के स्थान पे क्या लिख देंगे कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन अल्फा, फिर यहाँ पे आपको क्या लिख देंगे साइन अल्फा, फिर आपको लिख देना है कॉस अल्फा। बोलो a डैश का मान क्या होगा, a डैश का मान कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, ये आपका साइन अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका कॉस अल्फा। अच्छा बताओ आई का मतलब जानते हो, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि इनके विकर्ण 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0, और फिर 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 1 लिख देंगे।
बताओ, इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाए। सुनिएगा, ये आव्यूह है, ये आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दो। देखो cos अल्फा प्लस में cos अल्फा प्लस में मेरे बच्चे ये आपका बनेगा 2 cos अल्फा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। cos अल्फा क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2 cos अल्फा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 0 और 0 और 1, दोनों और तुलना कर लीजिए, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा 2 cos अल्फा बराबर 1, ठीक है। अब वैसे तो हमको अल्फा का मान याद करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने ये अवयव इसके बराबर लिख लिया। अब सुनिएगा, cos अल्फा बराबर 1/2, का सही में देखो ये कितने का मान होता है, ये आपका होता है cos 60 का मान। cos हट जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ गया 60। कोण को आप रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60, 60 त्रिक 180, अल्फा का जो मान होगा वो पाई/3 इज रियल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का गा आप कर सकते हैं, शारीरिक से लिया गया है। त्रिभुज बराबर यानी डेल बराबर आपको दे रखे हैं, आपको इसका क्या करना है, इसका प्रसरण कर देना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का गा ये तो आप होमवर्क में करेंगे, ना कर पाइएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे आपको, वैसे कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का जो घात दे रखे हैं वो बहुत ही आसान सवाल है, ये मात्र 1 नंबर में आया है। I.I J.J K.K का मान ज्ञात कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। देखिए आप वही क्वेश्चन लगा पा रहे हैं जिनमें कम नंबर में है। I.I आपका 1 होता है, J.1 होता है, J.J 1 होता है, K डॉट आपका K क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों का मान क्या होता है 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 कितना होता है 2, 2 1 कम 2 के टोटल कितना बन गया 4, 4 इधर रियल आंसर है, सब बच्चे करें, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का घा भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर दूसरे का अंगा आपको दे रखे हैं, हमको एक अवकल समीकरण दे रखा है xy d2y बटे dx स्क्वायर, और प्लस आपको दे रखे हैं x dy बटे dx माइनस y बराबर 2 की कोटि तथा घात बताइए, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको अगर कोई अवकल समीकरण दे दे और उसमें पूछे कि कोटि और घात क्या होगी, तो सुनिएगा, सबसे जो आपको अवकल समीकरण जो आपको दे रखा है, जो ये आपको अवकल समीकरण आपको दे रखा है, इस अवकल समीकरण में एक चीज देखो कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कई बार हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है। जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा वही अवकल समीकरण की कोटि होती है, और ज्यादा बार अवकलन होने के बाद उसी का हम लोग होल आप क्या करते हैं देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 बार अवकलन है, यहाँ पे 2 बार अवकलन है, इस पूरे क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हम इसकी कोटि की अगर बात करें बेटा, इसकी कोटि आपकी 2 हो जाएगी, इसकी कोटि आपकी 2 हो जाएगी। अगर बेटा इसकी घात की अगर बात करें तो इसकी घात ही 1 हो जाएगी, क्योंकि कोटि 2 हो गई, इसका होल आप हम 1 देखेंगे, तो यहाँ पे घात 1 कोटि आपकी 2, ठीक है। यही आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरे का प्रश्न नंबर 3 का जब डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन में जो आपको सेकंड बुक दे रखे हैं, उसमें जो प्रश्नावली 5, सेकंड बुक तो नहीं कह सकते हैं, हाँ सेकंड बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट बुक में जो आपको प्रश्नावली 5A दे रखे हैं, मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर भी बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें भी इस प्रकार के बहुत सारे फलन थे जिसमें हमको संतत और असंतत हमको बताना था। तो यहाँ पे देखिएगा, हमको यहाँ पे इस प्रश्न में संतत बताना है। याद रखिएगा, एक संतत और असंतत का क्वेश्चन जरूर आया है, हर एक पेपर में आया है। तो प्रश्नावली 5 आप तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर 1 नंबर में तो क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए f(x) बराबर आपको tan x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एक संतत फलन है। तो मैंने क्या किया, जब भी आपको इस प्रकार से दिया तो आपको बेटा मान लेना है, माना x बराबर a बिलोंग्स टू R पर, यानी कि हमको x बराबर दिया होना चाहिए, और दिया भी होता है, अगर नहीं दिया होता है तो मान लेते हैं। तो मैंने x बराबर a मान लिया कि a जो है वो R में है, बिलोंग कर रहा है। तो आप पहले फलन का मान निकालो, फिर LHL और RHL का मान निकालो। तो f(x) बराबर मैंने tan x निकाला, जहां जहां x था, x बराबर a है, तो जहां जहां x होगा वहां a हो गया, ये फलन का मान आ गया। आपको पता है संतत असंतत कब होता है,
जब फलन का मान LHL RHL तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे LHL लिखेंगे। LHL में क्या होता है, आपको फार्मूले बेस पर करना चाहिए, वरना मैंने डायरेक्ट बता दिया कैसे। LHL में h टेंस टू 0 10, तो यहाँ पे फंक्शन होता है यानी fx बराबर आपको tan x दिए थे, x के स्थान पे a माइनस h हो जाएगा, यही तो बताया था। यानी जो बराबर में दिया हो उसमें से h को माइनस कर देना, तो tan a माइनस h हो गया। फिर लिखो लिमिट रखने पर, लिमिट रखने का मतलब h का मान 0 होगा, तो h का मान 0 हो जाएगा तो केवल tan a आ जाएगा। ये मेरा LHL आ गया। अब RHL में आ जाओ, लिमिट h टेंड टू 0 tan a प्लस h हो गया, लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, tan a आएगा। अब सुनिएगा, ये जो फंक्शन है वो आपका LHL RHL तीनों के बराबर है, तो हम कह सकते हैं fx बराबर tan x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एक संतत फलन है। सब बच्चे करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे का था, हमको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हो समझ लें एक बार। देखो, सोल्यूशन y बराबर a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे x के सापेक्ष, पहली चीज इसमें अवकलन दो बार होगा क्योंकि यहाँ पे अचर पद दो हैं, एक a है और एक b, ये नियत है, ये बदलेंगे नहीं। तो समझ जाओ कि अगर ये दो बार है तो दो बार अवकलन होगा, और दो बार करने के बाद ही बन जाता है। जिनको बनाना आता है अवकल समीकरण बना लेते हैं। x के सापेक्ष हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिएगा d अपान डी एक्स, ये आपका y, यहाँ पे d अपान डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा a साइन x प्लस d अपान डी एक्स, यहाँ पे b cos x। चलो बताओ, dy बटे dx हो गया, साइन, साइन का क्या होता है बेटा, cos x, यहाँ पे cos का क्या होता है बोलो, cos का आपका होता है माइनस का साइन x। एक बार फिर से क्या करोगे, पुनः पुनः x के यहाँ पे क्या करेंगे, सापेक्ष, ठीक है। d2y बटे डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे cos का क्या होता है माइनस का साइन x होगा, साइन का क्या होता है बेटा cos x होगा। फिर आपको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका बनेगा a साइन x प्लस b cos x। ये पूरा देखो वही आ गया, इस पूरे के स्थान पे y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस का y, ठीक है। आप चाहो इसको डबल डैश कर सकते हो, आंसर सीट नहीं पता है आप इतना ही छोड़ दोगे तब भी सही माना जाएगा, और वरना क्या करते हैं हम इतना आंसर ओ डबल डैश करके भी लिख सकते हैं, दो बार अवकलन है y डबल डैश, और इस y को इधर लाओगे तो प्लस और बराबर में 0, यही आपका अवकल समीकरण हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको रटना नहीं है, आपको अवकलन आनी चाहिए बस। जिस बच्चे को अवकलन अगर आ गई वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, अगर इससे संबंधित अगर हुए तो। प्रश्न नंबर 3 का घा, ये अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये आपका प्रश्नावली 6A B C में हो सकता है, तीनों में से कहीं भी मिल सकता है। कुल मिला के कहानी है कि चैप्टर 6 के अंतर्गत ये लिया गया है। कैसे करेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जहां आपको दे रखे हैं x बराबर लंबाई है, y बराबर चौड़ाई, ये क्वेश्चन अधूरा है। इसमें इनको क्षेत्रफल भी बोलना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बोला है तो हम क्यों निकालें। लेकिन आपके बुक में डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बाकायदा ये भी कहता है कि क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप में परिवर्तन की दर हमको निकालना है। अब कैसे निकालोगे देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले देखो लंबाई x है। एक बात बताओ, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट यानी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही, घटने का मतलब माइनस का निशान, देखो लंबाई है तो इसका यह मतलब हुआ कि dx अपान dt, और बराबर आपका हो गया 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और ये काहे में लिखेंगे बेटा, ये आप माइनस में लिखोगे, घट रही है ना। और फिर क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, dy बटे, और बराबर कितना दे रखे, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अच्छा, आयत के परिमाप का आप सूत्र लगा दीजिए, आयत का
जो परिमाप होता है बेटा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2, लंबाई प्लस आपका होता है चौड़ाई। ठीक। और हम लोगों ने मान रखा है, मान लो माना लंबाई x है तथा चौड़ाई क्या है, y है। तो यहाँ पे परिमाप को p से नोट करते हैं, पेरीमीटर होता है 2, लंबाई x हो गया, चौड़ाई आपका y हो गया। अब यहाँ पे आप अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे अवकलन करेंगे ये आपका बनेगा dp बटे dt बराबर 2, तो ऐसे ही रहेगा। बताओ x का जब करोगे तो ये बनेगा dx अपान dt। बोलिए डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, dy बटे dt। बेटा आ सकता है क्वेश्चन, dx अपान dt के स्थान पे क्या राइट करोगे, -3, और dy बटे dt के स्थान पे 2, 3 में से 2 घटा दो, आपका -1, 2 एक कम 2, -2। अब देखो ये p है, ये dt है, ये परिमाप है, ये समय है। परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे मिनट ही होगा। यही आंसर हो गया। एक बार फिर प्रश्न नंबर 4 का क्या लेकर उपस्थित हुआ हूं, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर माड में x-2 कॉमा x बराबर 2 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्या बात है, यानी तुमको सिद्ध करके आपको दिखाना है कि अवकलनीय नहीं है, या इसके लिए प्रोसेस होता है। फुल कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर इस लेवल पे क्वेश्चन बना तो आप करके जरूर आओगे। कैसे करोगे आओ बताते हैं। देखो सबसे पहले ये fx बराबर आपको दे रखे माड में x-2, कभी भी माड के अंदर x-2 दे दे, कुछ भी दे दे और fx से बराबर हो, तो सबसे पहले एक काम कर लेना, सदैव मंझला ब्रैकेट लगा देना। ठीक, एक बार इसमें से प्लस में मान निकालना और एक बार माइनस, बता चुके हैं। तो पहले हमने क्या किया, प्लस में निकाल लिया। निकालने के बाद आपको इस प्रकार से सिंबल बना देना, x ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 2। अगर प्लस में निकालोगे तो ऐसा लिखना है। 2 क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x बराबर 2 दिया है, x के बराबर कुछ भी होगा आपको ऐसे लिख देना। और ये हमने प्लस में निकाला, और फिर तुमको क्या करना है, एक बार माइनस में निकाल लेना। और जब माइनस में निकालते हो तो x लेस देन 2 ही रहेगा, इक्वल लगाना नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते हैं मालूम, हमसे पूछ रहा है कि ये अवकलनीय है कि अवकलनीय बेटा नहीं है। अब इस चीज को पता कैसे करें, तो इसमें आर एच डी और एल एच डी लगाते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लगाया जाता है, ये क्लास 11th में भी पढ़ाया गया। अब कैसे लगाएंगे, देखो बेटा सुनो, आर एच डी बोलो, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब लगाते हैं इसका फार्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला होता है f। अगर आर एच डी है तो प्लस में होता है, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे h, 2 प्लस एच क्यू, जो भी x के बराबर हो वही प्लस करके h लगा देना, और माइनस का f2, बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और नीचे h ही होता है, ये फार्मूला होता है। अब आप इसमें क्या करोगे, फलन के मान इसमें लिखो। अच्छा आर एच डी है क्या, देखो एक होता है एल एच डी, एक होता है आर एच डी, तो आपको इन दोनों में से कोई एक फलन लेना है। लेकिन अगर हम आर एच डी की अगर बात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो पता है क्या करना है, यानी आर एच डी का यह मतलब होता है कि x की तरफ देख रहा हूं। बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें बताओ कौन देख रहा है, ये देखना और देखना क्या है, अरे मैंने आपको जब सिलेबस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। देखो ये x की तरफ देख रहा है, ये x की तरफ नहीं देख रहा। यार देखने का मतलब ये होता है, इस प्रकार का जो सिंबल है, देख लो देख लो देख लो, दोनों आंखें इस x को देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऐसे होता है सिंबल, ठीक है, तो ये क्या, ये दोनों आंखें इस x की ओर नहीं है, ये कुहनी है इसकी ओर। बात समझ में आती है। और ज्यादा अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हो मेरे चैनल में जाओ, और आपको प्लेलिस्ट से आपको वीडियो उठा लेनी है, यानी चैप्टर 5 के अंतर्गत आपको ये मिल जाएगा। बाकी आप जानते हो, तो आर एच डी में एक्स के ओर जो देख रहा हो उसके सामने वाला फलन ले लो, ले लिया। अब बताओ इस एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 प्लस इस यक्स के स्थान पर क्या लिखोगे, 2 प्लस इस यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 प्लस, फिर माइनस का निशान।
और फिर ब्रैकेट बंद। समझ में आ रहा होगा। अब बताओ यू का आया है F2। सर जी F2 कहां से निकालेंगे? यार F2 का यह मतलब होता है कि तुम ये जो दो है आपको इसी में रख देना है, यानी कि आपको फलन में कुल मिला के कहानी है। अगर तुम इसमें x का मान 2 रखोगे तो आपका मालूम पता है क्या आएगा? हम बता देते हैं। F2 बराबर तुम डायरेक्ट 0 लिख दो, तो समस्या खत्म। क्योंकि यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 में से 2 0 बचेगा, कहानी खत्म। तो F2 का मान डायरेक्ट 0 और बटे में h। RHD है, अगर LHD के बराबर नहीं है वो अवकलनीय नहीं होगा, अगर बराबर है तो वो अवकलनीय है। पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख गए। ये समझ में आता है नहीं आता है? अब बताओ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और जब 1 बचेगा तो इसका कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि किसमें लिमिट रख दोगे? ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे h वाला पद रहता है, और जब तुमने h काट दिया तो यहाँ पे तो h वाला कोई पद ही नहीं है, और जब नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अब आपको लिखना है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या करोगे? लिमिट h टेंड टू 0। अब आपको माइनस में फार्मूला ले लेना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? F 2 माइनस h, और फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बीच में तो बेटा बताओ, यहाँ पे F2 और नीचे माइनस में लेना है, नीचे माइनस में h लेना है। अब जैसे इसमें रखोगे, देखो ध्यान दो, लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h, 2 माइनस h ये कहां पे आएगा? बोलो। अब कौन सा? x की तरफ ना देख रहा हो, बोलो बोलो, इसमें रखेंगे। तो बताओ ये माइनस तो आपका चल ही रहा है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। 2 माइनस h यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस h, और फिर माइनस का 2, और फिर यहाँ पे क्या करोगे? ब्रैकेट बंद कर दो। नहीं समझ में आया बेटे? देखो 2 माइनस h x के स्थान पे, और माइनस का 2 चले ही रहा, और माइनस तो बाहर है ही है, और यहाँ पे F2 का मान डायरेक्ट 0। देखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। अब कौन बच्चा बताएगा? 2 2 तो कैंसिल हो गए, 2 2 भाई कैंसिल हो गए। अब यहाँ बताओ, ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस, तो h प्लस का निकलेगा और नीचे h माइनस का, कैंसिल हो गया। कुल मिला के कहानी है कि माइनस का 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां पे हमारा हो जाएगा कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। सब लोग करेंगे, इसके नीचे हिंदी लिख लेना, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। नहीं लगा पाए? कोई बात नहीं यार, मैं लगवा देता हूं। मान ज्ञात कीजिए, समाकलन 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने लगाया नहीं, आपने ये सोचा कि सब खुद लगाए। चलिए आपकी इच्छा पूरी करते हैं। 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर x यहाँ पे dx, देखिएगा ये प्रतिस्थापन विधि से लगेगा। यहाँ पे लिखो माना 10x बराबर t, 10 का अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। समाकलन 10x के स्थान पे t लिख देंगे, पावर 4 था 4 लगा देंगे, सेक स्क्वायर x और dx के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे? dt। बोलिए, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 5 और नीचे 5 प्लस का c, और t को आपने क्या माना था मेरे बच्चे? t को आपने क्या माना था? 10x, पावर 5 है 5 लगा दो, प्लस का c। एक बार 1/5 ये अंदर आएगा, 10 की पावर 5x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। सब लोग करें। देखिएगा जो प्रश्न का हल हम आपको समझाने अब जा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है। देखो प्रश्न नंबर 4 का गा, यदि बिंदुओं a, b, c और d के स्थिति सदिश क्रमशः i प्लस j प्लस k, 2i प्लस 5j, 3i प्लस 2j माइनस 3k और i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप है, तो सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है और आया है इतना बड़ा। तो सुन लीजिएगा, जब भी स्थिति सदिश कहता है a और b के साथ, तो पता है कैसे लिखते हैं? क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर। सब बच्चे लिखें, ओ ए वेक्टर बराबर आई के जे के प्लस ए के। फिर क्या राइट करोगे? ओ बी, ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। अब ओ बी बराबर लिखो तो क्या होगा?
2i के, 5j के, और फिर यहाँ पे OC ऐसे करके आइएगा, 3i 2j माइनस का 3k, और फिर यहाँ पे लिखोगे OD। तो OD समझते हो क्या होता है? OD, OD, i के, 6j के, k के। इसके बाद पता है क्या निकालोगे? AB वेक्टर। बेटा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, AB वेक्टर निकालोगे। AB का मतलब होता है OB माइनस OA। तो OB अपने आप निकालिए सब लोग, फटाफट करिए। 2i 5j, OA वेक्टर का मान i j प्लस k, 2i 5j, अंदर के चिन्ह जो होंगे वो बदल जाएंगे। 2i में से i गया, i 5j में से j गया, 4j, और ये माइनस का तो k आ ही जाएगा। 2i में से i गया, i 5j में से j गया, 4j, और k तो ऐसे राइट कर, ये AB आ गया। अब निकालो AB, फिर आपको निकालना है AB के बाद आपको निकाल लेना है, ये AB हो गया, फिर AC निकालना है, AC, BC नहीं निकालेंगे, संरेख है ना, AC बेटा अपने आप निकालो। OC माइनस का OA वेक्टर, तो OC कितना है? 3i प्लस का 2j माइनस का 3k। OA का मान कहां से लिखो? i प्लस j प्लस k, यहाँ पे 3i प्लस 2j माइनस का 3k, i माइनस j माइनस का k। यहाँ पे 3i में से i गया, 2i 2j में से j गया, j 3k में से गया, तो कितना बचेगा? ये आपका बनेगा 2k। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब आपको AD निकालना है। अभी क्या हुआ था, यहाँ मिस्टेक हो गया था, अब वीडियो को बैक करेंगे और उसके बाद फिर से देखिएगा। 3k और k आपका होता है माइनस का 4k, ये छोटी सी फॉल्ट थी, आप सही कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? AD निकालना है। AD निकालोगे 7j माइनस 2k आ जाएगा। इसके बाद संरेख के लिए जब 4 सदिश दिए हो ना, उनके स्थिति सदिश दिए हो OA, OB, OC, OD, तो आपको संरेख के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे A1 A2 A3 के मान पुटअप कर दिया गया, R1 के सापेक्ष आप प्रसरण कर देंगे। अगर 0 आ गया तो आपको लिख देना है A, B, C तथा D संरेख होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत ये तीसरा खंड था। क्यों? ये 4 का गा था। घा आप होमवर्क में करेंगे, तो इसके आगे के जो भी प्रश्न रहेगा मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।